नमस्कार, मैं हूं सैनी और मेरे साथ चर्चा करने के लिए जनता टीवी उत्तराखंड के स्टेट एडिटर योगेश राणा सर हैं। सर, जिस तरह से महेंद्र भट्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार कई बार वो ऐसी बात बोल जाते हैं जिसके बाद उन्हें बाद में खुद उन्हें ही माफ़ी मांगनी पड़ती है और सुबह वो माफ़ी मांगते हैं। काफ़ी विवादित बयानों की वजह से आजकल काफ़ी विवादों में चल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों बार बार ये गलती महेंद्र भट्ट से जो है हो रही है? अब महेंद्र भट्ट से क्यों लगातार गलतियां हो रही है, उनके बयान क्यों विवादों में आ रहे हैं, ये तो महेंद्र भट्ट ही बताएंगे। उनको आत्म अवलोकन करना चाहिए। कुछ डेटा पे बात कर सकते हैं, कुछ परिस्थितियों पे बात कर सकते हैं, कुछ राजनीतिक जो सिचुएशन है उस पर बात कर सकते हैं कि महेंद्र भट्ट की पोजीशन मौजूदा समय में उत्तराखंड की राजनीति में, खासकर बीजेपी की राजनीति में कहाँ पर टिकी हुई है। यह ठीक है कि वो प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष बहुत, अगर संगठन के हिसाब से देखें तो बड़ा पद होता है। जो स्टेट की राजनीति है बीजेपी की, उसमें संगठन के हिसाब से सबसे बड़ा पद है। लेकिन अगर उनकी मौजूदा राजनीतिक सिचुएशंस को देखें तो आप एक चीज सोचिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य में बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई। बिल्कुल। और बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद महेंद्र भट्ट अपनी विधानसभा से हार गए जी। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और 2024 में जी अगर देखें तो 2024 में उनको राज्यसभा भेजा गया जी। और अमूमन माना ही जाता है कि अगर किसी को राज्यसभा भेजा जा रहा है स्टेट से जी तो उनको केंद्र की राजनीति में भेजा जा रहा है। उनको केंद्र की राजनीति में वहाँ कोई उनको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उनको केंद्रीय संगठन में भेजा जा रहा है, केंद्र की राजनीति में भेजा जा रहा है, दिल्ली की राजनीति में भेजा जा रहा है, नेशनल जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें भेजा जा रहा है। अब 2024 में महेंद्र भट्ट राज्यसभा चले गए। महेंद्र भट्ट का कार्यकाल कब तक है? 2030 तक जी। अब 2030 तक अगर उनका कार्यकाल है, इसी बीच में 2027 में अभी 7-8 महीने बाद चुनाव होने उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने। अब जब वो राज्यसभा में है तो राज्यसभा में होते हुए क्या वो उनको चुनाव लड़ाएगी जी? बीजेपी राज्यसभा में भी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, दो प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो क्या उनको राज्यसभा में होते हुए चुनाव लड़ाएगी? और अगर 2027 में उनको चुनाव नहीं लड़ाती तो अगला चुनाव कब आएगा? 2032 तक। बद्रीनाथ जो विधानसभा सीट है उसके समीकरण तो अभी तमाम तरह से उलझे हुए हैं बीजेपी की नजर से। हम उस पर भी बात करेंगे कि कैसे उलझे हुए हैं। लेकिन अगर 2032 में वो चुनाव लड़ेंगे तो 2032 तक क्या करेंगे? फिर वो 30 से लेकर 32 तक 2 साल। इसके बाद अगर आप लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो लोकसभा चुनाव कब है? 2029 में जी। अब 27 में अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार वापस आती है, मंत्रिमंडल बनेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे, तमाम चीजें होगी, पावरफुल स्थिति होगी। अब महेंद्र भट्ट स्टेट की राजनीति में, वो राज्यसभा मेंबर है, कैसे तालमेल बनाएंगे? कैसे यहाँ जो अन्य दिग्गज है उनके साथ तालमेल बनाएंगे? तो केवल 2 नजर से देखना चाहिए। एक, महेंद्र भट्ट 24 में राज्यसभा में चले गए, 30 तक है। दूसरा, अगर बद्रीनाथ की उनकी विधानसभा सीट की ही बात करें, उसके कैलकुलेशन की बात करें, हालांकि उस पर आप चर्चा कर रहे थे, हम चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन अगर उनकी कैलकुलेशन देखें वोट के हिसाब से, मौजूदा वहाँ नेताओं के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से, तो वो भी बीजेपी में ही बहुत सा कुछ उलझा हुआ दिख रहा है जी। तो इसीलिए महेंद्र भट्ट बार बार गलती क्यों कर रहे हैं, ये महेंद्र भट्ट के अवलोकन का, आत्म अवलोकन का विषय है। लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो ये समझा जा सकता है या फिर ये सवाल उठाया जा सकता है कि क्या महेंद्र भट्ट राजनीतिक तौर पर किसी चिंता में खुद को महसूस करते हैं? जी बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए राजनीतिक भविष्य की चिंता महेंद्र भट्ट को अब जो है सताने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ें कही, 2030 में उनका राज्यसभा का जो है वो समाप्त होगा कार्यकाल, उसके बाद 2032 में चुनाव आएगा, 2 साल का समय है, तो 2 साल तक सक्रिय राजनीति से एक तरीके से वो दूर रहेंगे। और जो हमने अपने इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी, लक्सर विधानसभा को में जो बयान आया था संजय गुप्ता का मुख्यमंत्री को लेकर, पीढ़ीगत बदलाव की,
तो वो बात कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फिट बैठती है, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी अब पीढ़ीगत बदलाव कर रही है, जो नए चेहरों को मौका लगातार जो है वो देती हुई दिखाई भी दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट तो 2032 तक महेंद्र भट्ट की उम्र कितनी होगी, क्योंकि अभी तो 6-7 साल का समय है, तो वो भी एक चिंता महेंद्र भट्ट को सता रही है। देखिए इसमें देखिए जो लोकसभा में सांसद होते हैं, जो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, उनका पब्लिक कनेक्ट बना रहता है। वो एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में पब्लिक के साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो करते रहते हैं, लोग उनके पास अपनी मांग लेके जाते हैं, उनका दरबार भी लगता रहता है। लोग चाहते हैं कि मेरी जो संसदीय क्षेत्र है, इस संसदीय क्षेत्र के जो सांसद है वो मेरी सुने, वो अपने क्षेत्र के लिए योजनाएं लेके आते हैं। और इसके अलावा उनकी संसदीय सीट पर जो विधानसभाएं होती है, वहाँ जो लोकार्पण होते हैं, योजनाएं चलती है, विकास के काम होते हैं, वो उनमें भागीदार होते हैं, मंच शेयर करते हैं, तमाम चीज़ें होती है। लेकिन राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व करता है, जो सांसद होता है, उसको इस तरह के मौके नहीं मिलते, कम मिलते हैं। तो ये भी महेंद्र भट्ट को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। मौजूदा समय में ऐसा नहीं कह सकते कि जो महेंद्र भट्ट के बयान विवादित दिख रहे हैं, या महेंद्र भट्ट जिन्हें पे सफाई दे दे रहे हैं, वो नीट को नेट बोलते हैं, अगले दिन सुबह लिख देते हैं कि मुझसे गलती हो गई, वो 2-2 बार बोलते हैं जी। उसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता मेरी नज़र में कि महेंद्र भट्ट बार बार संकट में आते हैं, राजनीतिक तौर पर सवालों के घेरे में आते हैं, राजनीतिक समझ के तौर पर कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल देते हैं क्या, बगैर तैयारी के बोल देते हैं क्या। तो उसको पूरी बीजेपी को उत्तराखंड में नहीं देखा जा सकता। लेकिन मौजूदा समय में अगर मौजूदा समय में देखें और 27 के जो चुनाव आ रहे हैं, 27 के चुनाव में वो कहाँ से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे राज्यसभा, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर हैं जी, इस वजह से कुछ सवाल उठाए जा सकते हैं जी। और सर इसमें जो उन्हें जो चिंता बढ़ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी भी अब भाजपा में आए, तो यानी कि एक ये दिख रहा है कि राजेंद्र भंडारी क्योंकि कांग्रेस से शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसी के साथ ही वहाँ पर जो है राजेंद्र भंडारी के भाई वीरेंद्र भंडारी भी जो है वहाँ पर है। तो ये एक चुनौती समझते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्हें लग रहा है इसको देखिए उनको चुनौती बिल्कुल लग रही होगी। अगर आप 2024 की बात करेंगे, 2024 का जो चुनाव हुआ राजेंद्र भंडारी को लाया गया, और राजेंद्र भंडारी को इसलिए लाया गया कि जो 24 का चुनाव है, जो संसदीय सीट है, उस संसदीय सीट पे समीकरण बने, ज़्यादा वोट से जीत हासिल हो, इसीलिए लाया गया। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग लाए गए, कोट द्वार में लाए गए, उन्हीं में से राजेंद्र भंडारी भी लाए गए। अब अगर हम इसको ही जो आप कह रहे हैं समीकरण को अगर देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजेंद्र भंडारी के साथ साथ आप ये भी देखिए लखपत बुटोला जो अभी मौजूदा समय में है, अगर आप कांग्रेस के 2-3 विधायक देखेंगे जो बड़े चर्चित रहते हैं या बड़े लाइमलाइट में रहने की कोशिश करते हैं या कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या फिर जो आपका प्रदेश मुख्यालय है कांग्रेस का, उसमें आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कुछ मुद्दे उठाते रहते हैं। हालांकि लखपत बुटोला के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि 4 धाम यात्रा चलती है, उसमें कुछ ना कुछ निकलता है, वो आकर बोल देते हैं, और बद्रीनाथ के मुद्दे को बद्रीनाथ के मुद्दे उठाते रहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर हम वैसी तो बात देखें अगर बद्रीनाथ देखें तो बद्रीनाथ सीट पर अभी तक राज्य गठन के बाद से 6 चुनाव हो चुके हैं जी, क्योंकि उपचुनाव हुआ है। अगर 6 चुनाव में देखें तो 6 चुनाव में 2 बार बीजेपी जीती है और 4 बार कांग्रेस जीती है। लेकिन ये भी तस्वीर इससे इतना समझ में नहीं आता है। इसको भी और गहरे में अगर जाकर देखें तो अगर गहरे में जाकर देखें, हम 2017 से ही देखें, 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती, महेंद्र भट्ट जीते थे, लेकिन ये जीत कितनी बड़ी थी। अगर वोट शेयर देखें 46% के आसपास बीजेपी को मिला और 37% के आसपास राजेंद्र भंडारी को मिला, और 29,500 वोट मिले, कुल 5,000 के आसपास से ये महेंद्र भट्ट की जीत थी। अब उसके बाद 22 में अगर देखें तो 22 में राजेंद्र भंडारी 47%, बल्कि 47% से ज्यादा 48% के करीब वोट, यानी कि 10% का इजाफा हुआ 10% का इजाफा हुआ। और अगर जीत के मार्जिन को देखें, हालांकि जीत का मार्जिन जरूर 2000 ही था, लेकिन 2000 में भी वोट प्रतिशत उनका 48% और महेंद्र भट्ट का 45% के आसपास, यानी कि घटा है। हाँ,
नहीं, महेंद्र भट्ट का वोट परसेंटेज घटा हाँ, है। घटा है जी, महेंद्र भट्ट का घटा है। अब इसके बाद अगर आप बाई इलेक्शन देखें, अगर बाई इलेक्शन में देखें तो लखपत बुटेला 51% की बजाय 52%, 51.93%, 52% वोट हासिल किए और 5,000 से ज्यादा से उसकी जीत थी जी, और राजेंद्र भंडारी हार गए। जी। राजेंद्र भंडारी को भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिला। लेकिन अगर मौजूदा समय में देखें बीजेपी में ही राजेंद्र भंडारी क्या है, इसलिए बीजेपी में आए थे ताकि 2024 का जो इलेक्शन है वो और ज्यादा मार्जिन के साथ बीजेपी जीत सके। जी। वो कांग्रेस के अकेले विधायक थे जो टूट कर आए थे, जी, तो हाँ। जाहिर सी बात है बीजेपी में जिनको जिताने के लिए आए थे, बड़ी जीत दिलाने के लिए आए थे, जी, वो उसकी कहीं ना कहीं पीछे खड़े होंगे, पैरवी करते होंगे, बिल्कुल। कहीं ना कहीं हिसाब उसका दिखता होगा। जी। तो इसीलिए जो बद्रीनाथ सीट है, बद्रीनाथ सीट को लेकर इतनी आसानी से बहुत सीधा कैलकुलेशन नहीं दिखाया जा सकता है, बन सकता है। और अभी तो सवाल ये भी है 27 में बीजेपी से बद्रीनाथ से कौन लड़ेगा, जी, और जो लड़ेगा वो कितना, हाँ अगर वो जीतता है तो वो कितना स्थायित्व पालेगा। जी। अपनी सीट छोड़ने के लिए तो कोई तैयार होता नहीं है। और बिल्कुल। कांग्रेस अगर जीतती है तो 2 बार की लगातार की सीट कांग्रेस के पास चली जाएगी। बिल्कुल। तो अगर डेटा पे देखें तो महेंद्र भट्ट इन सब डेटा को सामने रखकर चिंतन मनन तो करते होंगे। हाँ, और कई बार उसी में इस तरीके के बयान, अब इस तरह के बयान उस चिंतन मनन में निकल के आते या नहीं आते ये तो पता नहीं है, इस पे हम कह नहीं सकते कि वो बयान क्यों निकल के आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है नीट को लेकर, तो मुझे लगता है कि अगर एक छोटे से कुछ सेकंड के बयान में अगर वो 2 बार बोला जाता है, नीट को नेट बोला जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं चूक है, जी, उसमें संशोधन हो सकता है। अगर कुछ हाँ, ही क्योंकि 2 वाक्य लगातार बोले जी, जाते हैं क्योंकि तो अगर मुझे जैसे- लगता है कि कहीं हाँ, जैसे चूक है। अगर कई बार बोल देते हैं तो हमें लगता है कि अगर हमने गलत बोल दिया तो दोबारा फिर उसे तुरंत एकदम ठीक करते तुरंत हैं। वही ठीक तो कर यानी लेते कि हैं। अब वो 2 बार एक ही बात को अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें या तो पता नहीं है कि पेपर नीट है या नेट है, क्या है क्या नहीं है, या फिर उनसे उन्हें समझ ही अब नहीं देखिए है। इसमें क्या है, उनको पता है या नहीं है, ये सवाल ऐसे सवाल होते हैं अरुण, जब महेंद्र भट्ट के सामने माइक लगा रहेगा तब पूछे जाएंगे। लेकिन एक चीज है, मौजूदा समय में बीजेपी में ऊपर से बहुत कार्यक्रम आते हैं, लगातार कार्यक्रम आते हैं, एक के बाद एक कार्यक्रम आते हैं। अब वो कार्यक्रम आने के बाद या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के पहले कितनी तैयारी करने का उस व्यक्ति को मौका मिलता है जो एड्रेस करने वाला है जी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, या फिर उस पब्लिक मीटिंग को, या फिर उस आंदोलन को लीड करने वाला है, उसको कितना तैयारी करने का मौका मिलता है डेटा के साथ, ये एक सवाल बन सकता है। क्योंकि लगातार कार्यक्रम आते हैं और मौजूदा समय में केंद्रीय नेतृत्व बहुत फोकस कर एक एक चीज को तय करता है। जैसे अभी जो कैबिनेट मंत्री है उनको लेकर सवाल उठ गए कि कैसे खजान दास को लेकर बोले कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, तो अब उसमें अब सवाल ये आता है खजान दास का, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कोई दोष है जी। अब खजान दास को जो कागज था वो कागज क्या उन्होंने पहले पढ़ा भी था, जैसे 3-4 पेज थे, अब वो 3-4 पेज खजान दास ने क्या पढ़े भी थे। जी। अब एकदम से आप किसी को कागज देंगे और उसको एकदम से पढ़ना पड़ेगा, तो ये सवाल आता है। क्योंकि अगर आप कोई भी अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात नहीं रख रहे, आप संगठन की बात रख रहे हैं जी। तो जब आप संगठन की बात रख रहे हैं तो उसको पुरजोर तरीके से कितना समझकर सोचकर डेटा को समझकर रख रहे जी, हैं, बिल्कुल। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। सर एक सवाल ये भी है कि महेंद्र भट्ट राज्यसभा भेजे गए, उन्हें बीजेपी ने बड़ा निर्णय लिया, राज्यसभा भेजा। क्या राज्यसभा भेजने के बाद भारतीय जनता पार्टी से चूक हो रही है, क्योंकि राज्यसभा उन्हें भेजा, फिर दूसरी बार उन्हें फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई? देखिए राज्यसभा भेजने का, अगर इस प्रदेश के किसी आदमी को, किसी नेता को राज्यसभा भेज रहे हैं तो ये माना जाता है कि उसको केंद्र की राजनीति में भेज रहे हैं आप। जी। लेकिन इसके बाद भी मैं एक चीज कहना चाहूँगा, कुछ नाम के साथ ही जी। हम जो बात कहते हैं उसको, उसके लिए मैं और अरुण तमाम चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं, तमाम डेटा पे सोचते हैं कि कैसे अपनी बात रखी जा सकती है। और अगर आप महेंद्र भट्ट को देखेंगे तो महेंद्र भट्ट क्या है, उत्तराखंड की राजनीति में ये एक मोटा समीकरण है
जिसको बीजेपी और कांग्रेस फॉलो करती है जी। कि अगर मुख्यमंत्री कुमाऊं से है जी तो प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से होगा जी, और एक राजपूत है तो दूसरा ब्राह्मण ब्राह्मण होगा। अब अगर बीजेपी का मौजूदा सिनेरियो देखे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से है जी, राजपूत चेहरा है जी, महेंद्र भट्ट गढ़वाल से आते हैं ब्राह्मण चेहरा है। गढ़वाल का एक तरह से वो सीधे सीधे वैसे तो पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं जी, लेकिन उन पे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो गढ़वाल की राजनीति को साधने की है। अब गढ़वाल की राजनीति के आप नाम देखिए, मैं आपको एक एक नाम अगर देखें, अनिल बलूनी एक जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, 2, निशंक 3, तीरथ सिंह रावत 4, 4, धन सिंह रावत 5, 5, विजय बहुगुणा भी खुद को यही मानते हैं क्योंकि वो सितारगंज से चुनाव लड़े, उनके बेटे भी लड़ते हैं, लेकिन बीजेपी खुद कई बार इस तरह से प्रमोट करती हुई दिखती है वो गढ़वाल का चेहरा है जी। और इसके अलावा रितु खंडूरी जी 7, तो 7 ये चेहरे हैं जी जो गढ़वाल से है। अब सवाल ये आता है कि महेंद्र भट्ट क्या 2027 के चुनाव में सातों के सातों जो चेहरे हैं इनको एक टेबल पर लेकर आएंगे जी, और महेंद्र भट्ट यहाँ से कागज से में लिखकर जो बात जारी करेंगे जी, क्या वो सातों के सातों लोग फॉलो करेंगे जी। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ, हर सवाल को उठाने का वजह होती है, कारण होती है। ये सवाल इसलिए उठाने के लिए एक जगह मिल रही है, स्पेस मिल रहा है कि जो गदरपुर में अरविंद पांडे प्रकरण हुआ जी, अरविंद पांडे प्रकरण अगर देखे, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री वहां गए और ये माना गया कि मुख्यमंत्री ने अपने लेवल पर इस मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपने लेवल पर कुछ चीजें की, कुछ केंद्र के लेवल पर हुई, तब ये मामला सुलझा हुआ दिखा। लेकिन इसके बाद अब एक चर्चा वो प्रदेश में और चल पड़ी, जो कई बार चलती भी है कि भाजपा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। इस तरीके की चर्चाएं उनके इस बयान के बाद जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। वो ये बयान के बाद ही नहीं, बयान से पहले भी जो है ये इस तरीके की चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पर हो या वैसे हो, इस तरीके की तमाम चर्चाएं चल रही है। देखिए बीजेपी क्या फैसला लेगी, अभी जो केंद्रीय नेतृत्व है नितिन नवीन को लेकर पूरी टीम का बनना है, पूरी टीम बननी है, तो पूरी टीम बहुत सारे राज्य स्तर पे केंद्रीय टीम, बहुत सारी चीज़ें जिस तरह का लग रहा है। अभी माना ये जा रहा था कि जो कैबिनेट है, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, उसमें तमाम बदलाव होंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और माना जा रहा है कि कुछ और बड़े लेवल पे बदलाव होंगे, और ये माना जा रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो टीम है, कुछ बड़े बदलाव करने जा रहे हैं बीजेपी संगठन में। अब वो कितने बड़े बदलाव होंगे, उन बदलाव से उत्तराखंड कितना छूता हुआ दिखेगा या अछूता रहेगा, ये एक सवाल हो सकते हैं। अब इस पे बीजेपी में क्या होने जा रहा है, ये बीजेपी में बहुत आसानी से बताया नहीं जा सकता जी। कई सारे दिग्गज नेता नहीं बता पाते हैं कि क्या हो रहा है। जब महेंद्र भट्ट को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके पहले तमाम खबरें ऐसी खबरें चली, लगा कि बिल्कुल अब तो दोबारा ये बनेंगे ही नहीं जी। लेकिन जो मौजूदा समय में गढ़वाल की राजनीति है, और गढ़वाल की राजनीति को लेकर जो मैं 7 बड़े नाम बता रहा हूँ, बड़े बीजेपी में तालमेल की और एक एक सीट के कैलकुलेशन की साधना करने की जरूरत है जी। तो ये बीजेपी समझ रही होगी कि ये साधना कैसे होगी, ये तालमेल कैसे बैठेगा जी। बीजेपी अंतिम तक आते आते कर ही लेती है, तो ये माना जाना चाहिए जी। तो महेंद्र भट्ट ने जिस तरह से जो बयान चल रहे हैं, जो विवादों में आ रहे हैं, उस पर हमने एक चर्चा की, और उनके इस बयान के क्या मायने निकलते हैं, किस तरीके ये बयान क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है, किस कारण से महेंद्र भट्ट जो है इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उस पर एक चर्चा की। लेकिन अब जो महेंद्र भट्ट ने हाल ही में बयान दिया, जो मर्यादित भी है, जिसमें गाली का प्रयोग हुआ, तो ऐसे में महेंद्र भट्ट उसे डिनाई कर रहे हैं कि मैंने वो शब्द नहीं बोला, और उस शब्द के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने वो चीज़ बोली। लेकिन अब महेंद्र भट्ट जो है इस पर माफ़ी की मांग प्रदेश में हो रही है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए देश के छात्रों से। तो ऐसे में अब अभी कुछ समय बाद ये पता चलेगा कि इस बयान के बाद प्रदेश में और कितना राजनीतिक उबाल देखने को मिलता है।
देखते रहिए जनता टीवी उत्तराखंड। धन्यवाद।